चैप्टर का नाम है गुडविल, ठीक है। तो ये सब बहुत ही इजी चैप्टर है बेसिकली आपके एग्ज़ाम के लिए, और इसकी वेटेज जो है मैक्सिमम 4 नंबर तक की है, जिसमें 3+1 के हिसाब से एक क्वेश्चन आ सकता है, 3 नंबर का एक प्रैक्टिकल और 1 नंबर का एक थ्योरी क्वेश्चन, ठीक है। और सैम्पल पेपर के अंदर भी इसका एक क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है। चलो, तो गुडविल में देखो जी क्या क्या बातें थी, फटाफट रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले गुडविल की डेफिनेशन अगर आए एग्ज़ाम में कि व्हाट इज़ गुडविल, तो आप ये डेफिनेशन लिखना कि गुडविल इज़ नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी दैट ओल्ड कस्टमर्स विल रिजॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस, ठीक है। तो गुडविल का मतलब बेसिकली होता है कि पुराना कस्टमर पुरानी जगह पर ही आएगा बार बार, तो ये इसका मतलब गुडविल है, ठीक है। तो ये यही डेफिनेशन लिखना 1 नंबर में अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है तो। बाकी अपने मन से मत लिखना कि जैसे कुछ बच्चे ऐसे ही लिख देते हैं कि गुडविल इज़ रेपुटेशन या गुडविल इज़ ब्रांड वैल्यू, वो सब हम मन में सोच लेंगे लेकिन डेफिनेशन में मत लिखना, ठीक है। अच्छा, फिर हमसे पूछ सकता है कि गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो कम से कम 3 ज़रूर याद रखना गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक। पहला तो ये कि गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है, सिंपल। दूसरा ये कि गुडविल फिक्टिशियस एसेट नहीं है, इट इज़ नॉट फिक्टिशियस एसेट, ठीक है। तो ये एक रियल एसेट होता है। उसके बाद इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स, यानी कि ये ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न करने में बिजनेस की मदद करता है, क्योंकि जिस बिजनेस की ज़्यादा गुडविल होगी उसको ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे। और चौथा ये होता है कि गुडविल की वैल्यू एक सब्जेक्टिव मैटर होती है, मतलब कि वो वैल्यूअर टू वैल्यूअर चेंज हो सकती है। तो कोई वैल्यूअर कुछ गुडविल निकाल सकता है, कोई वैल्यूअर कुछ और गुडविल निकाल सकता है, ये मतलब है इसका। अच्छा जी, अब गुडविल का नेचर क्या है, वो अगर बाई चांस ये 1 नंबर में फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन आए तो आपका आंसर होगा कि गुडविल का नेचर क्या है, इट इज़ एन इनटेंजिबल एसेट, ठीक है। तो ये आपको पता ही है। बाकी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, वो कई बार प्रीवियस ईयर में आया है कि नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल, गुडविल की वैल्यू निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है आपसे, तो इसमें आपको 6 के 6 पॉइंट्स अच्छे से याद होने चाहिए, ये अच्छे से ये लर्न करके जाना कि गुडविल की वैल्यू कब कब निकाली जाती है। तो 3 तो आपके चैप्टर्स हैं बेसिकली। पहला हो गया जब पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदलते हैं, दूसरा हो गया जब नया पार्टनर एडमिट होता है, तीसरा हो गया कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या डेथ हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा भी आपको DEF पता होने चाहिए कि गुडविल की वैल्यू कब कब निकाली जाएगी। तो बताओ कब कब निकाली जाएगी, जब पार्टनरशिप फर्म बेच देंगे, ये याद रखना है, या फिर 2 पार्टनरशिप फर्म आपस में मिल जाती हैं, अमेलगमेट हो जाएंगी, या फिर पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट हो जाएगी कंपनी में, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स याद रखने हैं। फिर इसी तरह एक और थ्योरी क्वेश्चन होता है इसमें जो पूछ लेते हैं कि गुडविल की वैल्यू को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो आपको कोई भी याद होने चाहिए, और हर फैक्टर के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, वो लिखवा सकता है आपसे कि लिखो। तो जैसे एफिशिएंट मैनेजमेंट, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जिस कंपनी का मैनेजमेंट एक्सपीरियंस्ड होता है, कैपेबल होता है या कॉम्पिटेंट होता है, तो उस बिज़नेस की गुडविल भी फिर अच्छी होती है। फेवरेबल लोकेशन, अगर किसी बिज़नेस के पास अच्छी लोकेशन है तो उसकी गुडविल भी फिर अच्छी होती है। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, कई बार हम कुछ अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे फेवर में हम कर लेते हैं, जिससे हमें चीज़ें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं, तो ऐसे में हम फिर ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा पाते हैं और फिर हमारे फर्म की गुडविल ऑब्वियसली थोड़ा बेहतर हो जाती है। इसी तरह एक्सेस टू सप्लाईज़, एक्सेस टू सप्लाईज़ का मतलब था कि अगर आपको रॉ मटेरियल बड़ी आसानी से मिल जाते हैं तो ऐसे में आपके फर्म के गुडविल अच्छे होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। अगर किसी दूसरी फर्म को रॉ मटेरियल मिलने में मुश्किल होता है तो फिर उसको थोड़ा मतलब कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, उसका प्रॉफिट भी थोड़ा कम रहेगा, तो ऐसे में उसकी गुडविल भी थोड़ा कम रह सकती है। इसी तरह आफ्टर सेल सर्विस, जो कंपनियां अच्छी आफ्टर सेल सर्विस देती हैं, है ना, तो उन कंपनियों की गुडविल फिर अच्छी होती है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, जो बिज़नेस अच्छा प्रोडक्ट देते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, तो उनकी गुडविल भी फिर थोड़ा बेहतर होती है। तो मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो गुडविल को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि गुडविल 2 तरह की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है परचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल का मतलब होता है कि जब हम कोई बिज़नेस एक्वायर करते हैं,
जैसे आपने शेयर्स के चैप्टर में पढ़ लिया था, है ना, वेंडर से हम बिज़नेस एक्वायर करते हैं। तो जब हम किसी भी बिज़नेस को एक्वायर करते हैं तो हम कभी कभी गुडविल खरीद लेते हैं, यानी कि हम उसके पैसे देते हैं, तो उसको परचेज्ड गुडविल बोला जाता है। और परचेज्ड गुडविल को हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, AS 26 कहता है ये बात ये ध्यान रखनी है। और इसका एक फॉर्मूला है, ये 1 नंबर के MCQ में या 1 नंबर के हॉट क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा, तो ये एक बार अपने मुंह से बोल दो, गुडविल का फॉर्मूला क्या है? परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स, ठीक है, तो ये मतलब याद रखना है। बाकी दूसरी तरह की गुडविल जो होती है वो होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होती है वो AS 26 के हिसाब से बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की जाती, क्योंकि उसकी वैल्यू निकालना बहुत ही थोड़ा सा मतलब मुश्किल काम होता है, तो हम उस गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। वो हमारी पुरानी मेहनत की वजह से हमारी मतलब जो ब्रांड वैल्यू बन गई उसको हम कह देते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, है ना, तो इसको बुक्स में शो नहीं किया जाता। अच्छा जी, अब परचेज्ड गुडविल जो है उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, तो ये हम शेयर्स चैप्टर में भी वैसे पढ़ते हैं, लेकिन आप दोबारा से यहाँ पे भी देख सकते हो। तो जब हम किसी से बिजनेस खरीदते हैं तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है? सन्ड्री एसेट्स डेबिट, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़ और टू वेंडर। टू वेंडर में हम लिखते हैं परचेज कंसिडरेशन। तो आपका डेबिट में बैलेंस जो बचता है तो आपको याद ही होगा उसको क्या बोलते हैं हम? गुडविल बोलते हैं। तो बेसिकली ये गुडविल इस तरह से रिकॉर्ड हो जाती है। अच्छा, फिर हमने उसके बाद कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल्स करे थे, जैसे ये एग्जाम्पल आपको ऐसे ही दिखाने के लिए बता देता हूँ। तो इसमें हमने एक बिज़नेस एक्वायर करा था और जिस व्यक्ति से बिज़नेस एक्वायर करा था उस व्यक्ति के नेट एसेट्स थे 30 लाख के। कितने के थे? 30 लाख के। लेकिन हमने जो परचेज कंसिडरेशन पे करी, मतलब हमने जो पैसे दिए वो दिए थे 50 लाख, 50 लाख। तो यहाँ पर आपको ये समझाया गया था कि परचेज कंसिडरेशन है 50 लाख और नेट एसेट्स हैं 30 लाख, तो इसका मतलब हमारी गुडविल कितनी हो गई? 20 लाख। तो ये 1 नंबर में मतलब एक MCQ में पूछ सकता है। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या हो गया? परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स, ठीक है जी। अच्छा, बाकी जर्नल एंट्री वो सेम ही है जो हमने पढ़ रखी है कि एसेट्स को डेबिट कर देंगे, लायबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे, वेंडर को क्रेडिट कर देंगे और गुडविल हमारी डेबिट में बैलेंसिंग फिगर की तौर पे आ जाएगी। तो ये परचेज गुडविल जो होती है इसको बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। चलो अब चैप्टर के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर चलते हैं। तो हमसे क्वेश्चन के अंदर गुडविल की वैल्यू निकलवाई जा सकती है। तो गुडविल की वैल्यू को निकालने के कितने तरीके हैं जी? हाँ, मतलब 3 तरीके हैं वैसे तो। एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक है सुपर प्रॉफिट मेथड और एक है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 तरीके होते हैं, एक होता है सिंपल एवरेज और एक होता है वेटेड एवरेज, ठीक है। तो पहले सिंपल एवरेज रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है इसमें एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, है ना, तो ये तो सबको याद ही है। बाकी एवरेज प्रॉफिट जो होते हैं वो एग्जैक्टली क्या मतलब है उसका एग्जैक्ट मतलब होता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, ठीक है। तो ये याद रखना है शब्द, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। और 1 नंबर में आपसे नंबर ऑफ ईयर परचेज की डेफिनेशन पूछ सकता है, तो ये मुझे पता है कि आपको याद नहीं होगी। तो इसका मीनिंग ये था कि आने वाले कितने सालों तक, कितने वर्षों तक हम सेम प्रॉफिट्स कमा सकते हैं अपने पुराने पास्ट एफर्ट्स की वजह से, तो उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज, है ना। तो ये मतलब गिवन होता है वैसे तो क्वेश्चन में, लेकिन इसकी डेफिनेशन देखो लिखी है कि द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द फर्म इज लाइकली टू अर्न सिमिलर प्रॉफिट आफ्टर चेंज इन ओनरशिप बिकॉज ऑफ पास्ट एफर्ट्स, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स कैसे निकालते हैं वो आपको अब तो खैर रटने पड़ेंगे, क्योंकि अब तो समय समझने का तो गया कि एक एक चीज़ समझाई जाएगी ऐसा क्यों हो रहा है, तो क्यों वाले समय तो अब चला गया है। तो अब तो आपको रटना है कि क्या हो रहा है। क्या का मतलब है कि क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्या चीज़ें लेस करनी है, तो वो यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। तो हमें अगर कोई प्रॉफिट दे रखा है किसी भी साल का, ठीक है, तो उस मिलावटी प्रॉफिट में हमें देखो क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है वो बता देता हूँ। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है, जैसे लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर, उसको ऐड बैक कर देना है। अगर कोई लॉस हुआ है ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, उसको ऐड बैक कर देना है।
अगर कोई ओवर वैल्यूएशन हुआ है ओपनिंग स्टॉक का, उसको ऐड बैक करना है। अगर कोई अंडर वैल्यूएशन हुआ है क्लोजिंग स्टॉक का, तो उसको ऐड कर देना है। तो वहाँ पे लिस्ट देखते रहना, लिखी हुई है। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, उन्हें ऐड करना है। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस का मतलब होता है कोई ऐसा एक्सपेंस जो फ्यूचर में नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन में आपको दे रखा होता है ना। नॉन रिकरिंग का मतलब होता है ऐसे खर्चे जो भविष्य में नहीं होंगे। अब मान लो, मैं ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मान लो मेरे ऑफिस के बाहर एक भिखारी आया, मैंने उसको 5,000 रुपये दे दिए। अब ये एक ऐसा एक्सपेंस है जो मुझे पता है कि मैं भविष्य में नहीं करूँगा, तो इसको बोलेंगे नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। ठीक है ना। तो ये होते हैं जी नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। उसके बाद जहाँ हाथ का निशान बना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वो ज़रूर रट लेना कि आपको क्या ऐड बैक करना है। बताओ क्या ऐड बैक करना है। अगर किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लेते हो तो वो आपको ऐड बैक करना है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, आपके क्वेश्चन के अंदर भी दे रखा होता है। जैसे मान लो आपने कोई मशीन परचेज करी या कार परचेज करी या मतलब फर्नीचर परचेज करा, लेकिन आप उसको गलती से एक एक्सपेंस समझ लेते हो, आप उसको रेवेन्यू समझ लेते हो, रेवेन्यू की तरह मतलब एक्सपेंस समझ लेते हो, तो फिर आपको वो वैल्यू ऐड बैक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये याद रखना है सबको। ओके। और इसमें जो डेप्रीसिएशन होता है वो क्या करना पड़ेगा, इसके डेप्रीसिएशन को देखो सबसे लास्ट में लिख रखा है, उसके डेप्रीसिएशन को फिर आपको डिडक्ट करना पड़ेगा सभी वर्षों से। ये बात भी ध्यान रखनी। तो इसके सवाल भी आपको वैसे करवा रखें और बाकी तो याद रखना है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा डिडक्ट क्या क्या करना है, मतलब क्या क्या चीज़ें आपको लेस करनी है। कोई भी एबनॉर्मल गेन अगर है, जैसे गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, उसको लेस करना है, या अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, उसको लेस करना है, या कोई नॉन रिकरिंग इनकम हो गई। अब नॉन रिकरिंग इनकम समझ गए क्या हो गई, मतलब ऐसी इनकम जो फ्यूचर में नहीं होगी। ठीक है, उसको भी डिडक्ट करना है। इसके अलावा इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, देखो स्टार बना हुआ है। अगर आपको कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट मिलता है ना, इनकम मिलती है, तो ये भी एक मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। इसको हम गुडविल वैल्यूएशन में नहीं कंसिडर करते, तो इसको हम बेकार की इनकम मानते हैं, जैसे लॉटरी की इनकम की तरह समझ लो, तो इसको भी कंसिडर नहीं करते। इसके अलावा मैनेजमेंट कॉस्ट, ये भी जैसे पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, इसको हम डिडक्ट करते हैं क्योंकि ये भविष्य में होने वाला खर्चा है। अब जैसे मान लो हम आज गुडविल की वैल्यू निकाल रहे हैं और हमें पता है कि आने वाले भविष्य में हमें मैनेजमेंट को संभालने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ेगा, तो जिसको मैनेजमेंट कॉस्ट बोलते हैं, या पार्टनर रेम्यूनरेशन मतलब इसका एग्जाम्पल होता है, तो वो फिर आपको डिडक्ट करने पड़ेंगे। इसी तरह नेक्स्ट दे रखा है फ्यूचर एक्सपेंसेस, मतलब वही, ये दोनों सेम ही पॉइंट है लेकिन नाम अलग अलग है। फ्यूचर एक्सपेंस मतलब है कि अगर आपको कोई फ्यूचर में एक्सपेंस देना है ना, इंश्योरेंस प्रीमियम देना है भविष्य में, तो वो भी आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है तो वो दोबारा हाईलाइट कर रहा हूँ कि इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो अगर इनकम फ्रॉम ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगी तो नहीं, ऐड नहीं करना, तो कुछ नहीं करना। अगर इनकम फ्रॉम ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगा तो मतलब आपको कुछ नहीं करना, समझ गए। लेकिन इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगा तो डिडक्ट करना है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स की जो इनकम होती है वो तो हमारे लिए एक नॉर्मल इनकम है, मतलब उसको तो हम मतलब कंसिडर कर लेंगे, तो उसको हमें कुछ करना नहीं है, मतलब वो तो ठीक है। तो बस जो लिखे हुए हैं पॉइंट्स वही आपको डील करने हैं। और लास्ट जो है वो याद रखना, देखो उस पर हाथ का निशान बना हुआ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आप किसी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ लेते हो तो फिर उसके इफेक्ट को आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। और इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, उल्टा, कि जैसे आपने कोई एक्सपेंस करा, आपने स्टेशनरी खरीदी, लेकिन आप उसको समझ लेते हो कि ये एसेट है, मतलब आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ लिया, तो ये आपको फिर डिडक्ट करना पड़ेगा। और इसके डेप्रीसिएशन को क्या करना पड़ेगा, वो देखो ऊपर जा रहा है एरो, ऐड बैक करना पड़ेगा सभी वर्षों में। तो डेप्रीसिएशन को ऐड बैक करना पड़ेगा सभी के वर्षों में। ठीक है, तो मतलब ये कॉम्प्रिहेंसिव एक कॉन्सेप्ट है
तो इसको कृपया अच्छे से 2 4 5 बार रट रट के अच्छे से हवा में देख देख के, हाथ रख रख के, ऊपर देख देख के, मतलब रट के जाना, कोई भी पॉइंट इसमें से मिस ना हो जाए। क्योंकि जब ये जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट सही वाले आएंगे तो आपको इन्हीं का एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये मतलब इसमें ध्यान रखना है। चलो, बाकी फिर इसके आपको क्वेश्चंस करवाए थे छोटे मोटे, वो सब बहुत इजी हैं। बाकी जैसे ये एक क्वेश्चन 3 आप ऐसे ही मार्क कर लो, बता देता हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बस मतलब मार्क कर लो बुक में रिवीजन के लिए। इसमें इस तरह से क्वेश्चन आपको देता है कि आपको कहता है कि गुडविल हम वैल्यू करेंगे, लेकिन आपको कहता है कि 2 ऑप्शंस देता है, प्रीवियस 3 या प्रीवियस 4 ईयर्स विच एवर इज हायर। तो बेसिकली इसमें आपको क्या करना पड़ता है, आपको प्रीवियस 3 और प्रीवियस 4 दोनों ही साल के एवरेज निकालने पड़ते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, प्रीवियस 3 ईयर का एवरेज कितना आ रहा है 2,19,000, और प्रीवियस 4 का एवरेज कितना आ रहा है 227,550। तो जो हायर वाला होगा हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे, तो फिर जो फाइनली गुडविल निकालेंगे हम, तो फिर हायर वाले एवरेज को लेकर फिर आंसर निकालेंगे। तो ये मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का आ जाता है, ठीक है जी। बाकी सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स में तो ये सब बातें होती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आपको लिखवाया था, समझाया भी था, जो अपने माथे पर आप टैटू बनवा लो। कुछ बच्चे पूरी 12वीं कक्षा ख़त्म हो जाती तब भी यही डाउट पूछते रहते हैं कि भाई ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या है और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या है। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको कि अगर हम अपने ही बिजनेस से संबंधित किसी बिजनेस में निवेश कर रहे हैं तो उसको कहते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल दोबारा से देख लो, चाहे अगर मैं मारुति कंपनी हूँ, ठीक है, मैं मारुति कंपनी हूँ, ठीक है, यहाँ दिखा देता हूँ, मैं मारुति कंपनी हूँ और मैंने अपना पैसा होंडा कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, तो मेरा जो बिजनेस है होंडा का भी वही बिजनेस है, तो इस इन्वेस्टमेंट को मैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहूँगा। लेकिन आप उधर देखो, अब उस तरफ दाहिनी तरफ, अगर मैं अपना पैसा कहीं और इन्वेस्ट करता हूँ जो मेरा मेन काम नहीं है, लेट्स से मैं मारुति कंपनी हूँ और मैंने अपने 10 लाख रुपए बैंक में एफडी में इन्वेस्ट कर दिए, तो इसको हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहेंगे। इसका मतलब हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारे बिजनेस से संबंधित नहीं है, वो तो बस मैंने एफडी कर दी बैंक में, तो ये मेरा कोई बिजनेस थोड़ी ना है, तो उसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहेंगे। तो भाई क्लियर हो गया सबको, अब याद रहेगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो सीबीएसई ये कहती है कि इन्वेस्टमेंट को नॉन ट्रेड मान लेना, तो ये आप एग्जाम में अपना नोट भी दे देना। बाय चांस खाली एग्जाम में लिखा है ना इन्वेस्टमेंट, तो आप ये बोलना कि हम इस इन्वेस्टमेंट को नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो क्या मानना है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। बाकी फिर आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल कराए थे, वो तो चलो सिंपल है। एबनॉर्मल गेन देखो डिडक्ट करना है, एबनॉर्मल लॉस देखो ऐड बैक करना है। बाकी कैपिटल एक्सपेंडिचर, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट हो जाता है तो उसका यहाँ पर दोबारा से इफेक्ट देख लो, तो हमें उस गलती को देखो यहाँ पर फोकस करना, ऐड बैक करना होता है। तो अगर कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर लेते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, ऐड बैक करते हैं, और उसके डेप्रीसिएशन को देखो क्या करते हैं, नीचे डिडक्ट करते हैं। तो ये ट्रीटमेंट याद रखना आप, ठीक है जी। और इसी तरह अगर इसका उल्टा होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लोगे तो ट्रीटमेंट भी उल्टा हो जाएगा, है ना। मतलब कि हम उसको डिडक्ट कर देंगे और डेप्रीसिएशन को ऐड बैक कर देंगे। चलो, तो ये सब मतलब कुछ आपको क्वेश्चंस करवाए थे इस तरह के जी। अच्छा, अब जैसे एक क्वेश्चन ऐसे ही दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें एबनॉर्मल गेन दे रखा है, एबनॉर्मल लॉस दे रखा है। 2023 वाला पढ़ना, 2023 में लिखा हुआ है, प्रॉफिट के ब्रैकेट में लिखा हुआ है, एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। तो मतलब ये एक तरह से ना फ्यूचर एक्सपेंस वाली पॉइंट की तरह बन गया कि अब हम अपनी प्रॉपर्टी को इंश्योर करवा रहे हैं, तो जब हम अब अपनी प्रॉपर्टी को इंश्योर करवाएंगे तो अब हमें भविष्य में प्रीमियम पे करना पड़ेगा 12,500 का, है ना।
तो हमें इस एक्सपेंस को लेस करना पड़ेगा, मतलब डिडक्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने इस 12,500 को देखो 2023 में क्या कर रखा है, एज अ डिडक्शन शो कर रखा है ना, और फिर एवरेज निकाल रखा है। तो आपके एग्जाम में ध्यान रखना, जब भी कोई 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको प्रॉफिट्स में कुछ ना कुछ गलती दे रखी होगी और आपको उन गलतियों को मतलब ठीक करना पड़ेगा। तो समझ गए कि कैसा क्वेश्चन आने वाला आएगा। तो चलो, तो पहले यहाँ तक की स्टोरी याद आ गई, बता दो एक बार थोड़ा सा। ये देखो, ये भी वही क्वेश्चन है, प्रॉफिट्स में गलतियाँ हैं, ठीक है ना। ये भी वही क्वेश्चन है, देखो प्रॉफिट्स में गलतियाँ हैं। तो आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि प्रॉफिट्स में कुछ गलतियाँ होंगी, फिर आपको सही प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, और फिर आपका गुडविल का आंसर आएगा सही। बाकी क्वेश्चन नंबर 8 आप मार्क कर लो ऐसी बुक, मतलब लिख लो ऐसे कि ये भी रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब आप रिवाइज करो तो क्वेश्चन 8 कर लेना। इसमें बेसिकली वो वाला पॉइंट कवर हो रहा है, मैं आपको पॉइंट दिखा देता हूँ। इसमें वो वाला पॉइंट कवर हो रहा है जिसमें देखो नीचे की लाइन पढ़ना, हमने एक कार खरीदी थी 1 लाख रुपए की, है ना, लेकिन लिखा है वॉज डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, लेकिन हमने उसको ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो इसका मतलब ये कौन सा एरर हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इस पर ये भी दे रखा था कि डेप्रीसिएशन है 25% पर एनम का। तो देखो मैं इसी का ट्रीटमेंट दिखाता हूँ आपको कि भाई जो हमने देखो कार खरीदी थी 1 लाख की, तो वो देखो ऐड बैक कर दी और उसके डेप्रीसिएशन को देखो नीचे हमने डिडक्ट कर दिया। तो ये बस आपको ट्रीटमेंट याद रखना है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन आप करके देख लेना एक बार अपने आप, तो आपको भी समझ आ जाएगा। चलो, ऐसी अब है एक क्वेश्चन 11, ये आप मार्क कर सकते हो। इसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना सिखाया है बस। तो वेटेड एवरेज वैसे एग्जाम के लिए कम इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो बताओ कैसे निकालते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आपको जो वेट्स दे रखे होंगे उन वेट्स को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई, है ना। तो उन वेट्स को आपको क्या करना है, प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई। और बाकी फिर फॉर्मूला याद रखना, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स। तो जैसे इस क्वेश्चन में टोटल प्रोडक्ट है 3,48,000 और टोटल वेट्स है 15, तो फिर आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। बाकी गुडविल का फॉर्मूला सेम ही रहेगा। चलो ठीक है, तो वेटेड एवरेज तो एक फॉर्मेलिटी है। बाकी ये भी कॉन्सेप्ट आपको सिखाए थे कि ओवर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक, या अंडर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक, वो तो आपको एडलेस याद रखना है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देख लो भाइयों बहनों, जो सबको अच्छे से याद रखनी है। किसी भी वर्ष का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, तो ये ध्यान रखना वो अगले साल का क्या भी होगा, ओपनिंग स्टॉक भी होगा अपने आप, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन बोलेगा नहीं। तो किसी भी ईयर का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का क्या माना जाएगा अपने आप, ओपनिंग स्टॉक। तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो ये मतलब हो गया। चलो जी, फिर चलते हैं दूसरे मेथड पर, उसका कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड जो है वो मैंने आपको ऐसे समझाया था कि एक कॉन्सेप्ट होता है नॉर्मल प्रॉफिट का। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि पूरी इंडस्ट्री में सारे लोग 10% प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन आपकी कंपनी है एफ वाली कंपनी देखो 10% से भी ज़्यादा कमा रही है, नीला हिस्सा जो है। तो जो वो नीला एक्स्ट्रा हिस्सा है, उस नीले एक्स्ट्रा हिस्सा को क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये होता है। अब इस मेथड में स्टेप्स क्या थे, आइए जी रिवाइज करते हैं बहुत ही बारीकी से, ध्यानपूर्वक। सबसे पहला स्टेप है, आपको क्या कैलकुलेट कर रहे हैं प्यारे बच्चों, बोलो ना अपने मुंह से, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ध्यान रखना, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि आपका ओपनिंग में कितना कैपिटल एम्प्लॉयड था प्लस क्लोजिंग में कितना कैपिटल एम्प्लॉयड था डिवाइडेड बाय 2। तो पहले इतना ओके हो गया। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे कैसे,
उसका फॉर्मूला वो रटा हुआ होना चाहिए। तो देखो जी, दो फॉर्मूले हैं कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के। पहला फॉर्मूला तो है कैपिटल्स प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल, अगर होगी तो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला है, इससे भी आंसर सेम आता है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी माइनस फिक्टिशियस एसेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और माइनस गुडविल एग्जिस्टिंग अगर होगी तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो। तो क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब इसमें क्रिटिकलिटी क्या है वो ज़रा ध्यान से सुनना। हम जब गुडविल निकालते हैं तो जो साल का पहला दिन है 1 अप्रैल, हो सकता है उस दिन कैपिटल एम्प्लॉयड हो 10,000 रुपये और साल के एंड में 31 मार्च को कैपिटल एम्प्लॉयड हो 12,000 रुपये। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो अलग अलग हो सकती है और बिल्कुल जाहिर सी बात है, इसमें कोई गलत भी नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ पर फॉर्मूले में गुडविल निकालने के लिए स्टेप 1 में कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ये ध्यान रखना है। और इसका फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा वो कितना आएगा? 11,000। ठीक है, तो समझ गए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ, अब होता क्या है जनरली हमारे सवालों में ओपनिंग और क्लोजिंग दो कैपिटल एम्प्लॉयड वो नहीं देता। कहता भाई बच्चा छोटा भोला मासूम बच्चा है, क्या उसको दो कैपिटल एम्प्लॉयड देने, तो वो आपसे बस एक ही डेट का देता है, कहता है बस एक ही है। तो अगर वो खुद ही एक ही डेट का दे रहा है, मान लो क्लोजिंग ही दे रहा है, तो फिर हम क्या करें? फिर इसी को एवरेज मान लेते हैं हम, क्योंकि फिर हम कुछ नहीं कर सकते, फिर हम क्या मानते हैं कि चलो फिर तो यही एवरेज भी होगा, है ना। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि एक्चुअल में फॉर्मूले में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, ये ध्यान रखना। और एवरेज का मतलब है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। अच्छा जी, फिर हम पहुंचते हैं स्टेप 2 पर, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। वो आपको दिया होता है तो इसलिए इसमें कोई टेंशन नहीं है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो वो तो दिया होगा। फिर स्टेप 3 में हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट, जो हमने पुराने मेथड में ऑलरेडी कवर कर लिया, FMP। फिर स्टेप 4 में हम निकालते हैं सुपर प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और फिर लास्ट फाइनली हम निकालते हैं गुडविल, जिसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू NYP, नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, अगर बाय चांस सुपर प्रॉफिट कभी नेगेटिव आ जाए, तो वो नीचे सितारे में दे रखा है, तो फिर हम क्या मानेंगे? कोई गुडविल नहीं है। तो अगर किसी फर्म का सुपर प्रॉफिट नेगेटिव है तो इसका मतलब फिर उसकी गुडविल नहीं है। ठीक है, बस। तो ये मतलब सुपर प्रॉफिट मेथड में तो यही कॉन्सेप्ट होता है। बाकी इसके क्वेश्चन सारे सिंपल थे जो हमने कर लिए थे। तो इसमें अगर आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज करने के लिए लिखना हो तो आप 16th लिख लेना, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। तो इसमें देखो सारे स्टेप्स लगे हुए हैं, मैं आपको स्टेप्स दिखा देता हूँ। पहले हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, एवरेज प्रॉफिट दे रखा था, फिर हमने सुपर प्रॉफिट निकाला और फिर फाइनली गुडविल निकाल ली, है ना। तो वो मतलब एक क्वेश्चन था। बाकी इसके सब क्वेश्चंस नॉर्मल है, मतलब आपको ज़्यादा इसमें अपने आपको परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बाकी एक 19th ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप मार्क कर लेना। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। इसमें बेसिकली आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना था एवरेज प्रॉफिट। तो मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरह से आ सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इसमें आपको सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज़ करके क्या फाइंड आउट करना था? एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मतलब इस तरह से, लेकिन फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन निकालना था एवरेज प्रॉफिट। चलो अब चलते हैं आखिरी मेथड कौन सा होता है जी? कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में सबसे बड़ी पहचान याद रखनी है कि इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं होता, कोई उसका यूज़ नहीं होता। ठीक है, और इसमें दो तरीके होते हैं। पहला होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो उसमें तो दो ही स्टेप्स हैं मेनली। पहला स्टेप तो है कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, तो वो तो आपने मेथड 1 में जो पढ़ा उसी तरह से निकालना है।
अब स्टेप 2 ज़रूर याद रखना, और इसको बोलते क्या है मैं हाईलाइट कर देता हूँ। हम इसे बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू, है ना, बिजनेस की कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो उसको निकालने के लिए हम एवरेज प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 इंटू NRR। NRR मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फिर हम स्टेप 3 में निकालते हैं नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का फॉर्मूला सेम ही है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर कैपिटल एम्प्लॉयड वाला पढ़ा था। बस फिर आपकी गुडविल सीधी अगले स्टेप में आ जाएगी, स्टेप 2 माइनस स्टेप 1। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा मेथड है, मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, है ना। एक ही मतलब कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है, नेट एसेट्स निकालना है और आपका गुडविल आ जाएगा। और दूसरा तरीका होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का मतलब है कि सुपर प्रॉफिट जो निकाला उसको इंटू 100 अपॉन NRR। तो इसमें तो सीधा एक ही स्टेप में गुडविल आ जाती है। ठीक है, बाकी आपको इसके मीनिंग मैंने बताए थे, जो मुझे पता है आपको याद नहीं होंगे, बरसों पुरानी बातें हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब ये होता है कि आपकी पूंजी होनी कितनी चाहिए, है ना। और नेट एसेट्स का मतलब होता है कि आपकी पूंजी है कितनी। तो ये इस तरह से स्टोरी समझाई दी। तो अब तो खैर बातें बेकार हैं आपके लिए, अब तो हमें फॉर्मूले रटने पे फोकस करना है, लेकिन वैसे फिर भी बता देता हूँ। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब होता है कि आपको कितने रुपए बिजनेस में लगाने चाहिए, वो होती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। लेकिन आपने एक्चुअल में कितने लगा रखे हैं बिजनेस में, पूंजी कितनी लगी हुई है आपकी, उसे कहते हैं नेट एसेट्स। तो इसका मतलब अगर किसी भी बिजनेस में आपको 10 लाख रुपए लगाने चाहिए थे, लेकिन आप खाली 8 लाख रुपए लगाकर ही काम कर रहे हो बढ़िया, तो इसका मतलब 2 लाख रुपए जो है वो क्या मानी जाती है, गुडविल मानी जाती है। ठीक है ना। तो खैर अब तो फॉर्मूले पे फोकस करो, ये सब बातें तो अगले बैच के नए बच्चे सीखेंगे। अच्छा जी, बाकी ये स्टार पॉइंट पढ़ लो कि भाई अगर मान लो कभी ऐसा हो जाए कि क्वेश्चन में नेट एसेट्स भी दे रखा हो, लेट से 4 लाख, और कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे रखी हो 480, लेट से। वैसे तो ये बहुत ही हाइपोथेटिकल बात है कि भाई क्योंकि सेम ही फॉर्मूला है, लेकिन फिर भी मान लो, तो फिर आप क्या यूज़ करोगे फॉर्मूले में, नेट एसेट्स। क्योंकि हमारी यहाँ पर एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी क्या है यूज़ करने के लिए, देखो नेट एसेट्स। ठीक है, तो हमें क्या यूज़ करना है फिर, नेट एसेट्स। फॉर्मूला हालांकि नेट एसेट्स का सेम है, कैपिटल एम्प्लॉयड वाला ही, लेकिन अगर फिर भी क्वेश्चन में नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों दे दे, मान लो इस तरह जो मैंने बनाया, तो फिर आप क्या यूज़ करोगे, नेट एसेट्स। ये ध्यान रखना है ना। तो ये भी मतलब हो सकता है। तो बाकी इसका एक क्वेश्चन मार्क कर लो रिवीजन के लिए, ये वाला कर सकते हो आप 29। तो इसमें आपके दोनों मेथड्स कवर हो जाएंगे जो हमने यहाँ पे कर भी रखा है। दोनों मेथड से गुडविल निकल जाएगी। ये है सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन, और वो तो खैर नॉर्मल सुपर प्रॉफिट मेथड था, है ना। तो इससे आपका कैपिटलाइजेशन कवर हो जाएगा। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन थे, और एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है जिसमें हर मेथड लगाना है, लेकिन वो आमतौर पे एग्ज़ाम पे नहीं आता, तो वो मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कम रेलिवेंट है। ठीक है ना। तो मेनली आपके एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, बस कोई भी 2 मेथड से निकालने को आ सकता है। बट समझ आ गया कैपिटलाइजेशन मेथड, तो क्लियर हो गई सारी कहानी। चलो बहुत बढ़िया।